हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। कल इसरो का PSLV C62 मिशन लॉन्च हुआ था। उसमें ये फेल हो गया था। इसका जो थर्ड स्टेज है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो उसको अभी देख रहे हैं ये लोग। इसका पहले भी जस्ट पहले भी जो मिशन था वो भी फेल हो गया था PSLV का ही। तो उस पर अभी ये लोग साइंटिस्ट देख रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर ये रिटेल इन्फ्लेशन कैसे, कल के वीडियो में हम लोग लॉन्च व्हीकल्स पे बहुत डिटेल में बात किए हैं, तो कल का वीडियो आप देख सकते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन ये आएगा ही, हर महीने आएगा। तो इन्फ्लेशन भी हम लोग कवर कर चुके हैं, CPI, WPI, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये सब हम लोग कर चुके हैं। रेपो रेट, ये जर्मनी के चांसलर आए हैं तो उनके साथ मोदी जी हैं। ईरान वांट्स टॉक, ये अब ट्रम्प अब ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। लखनऊ में कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है और 1 किलोमीटर, ये कोई रोड है जो 25 साल में 1 किलोमीटर बना है, तो उसको कोर्ट ने बोला है कि भाई उसको खारिज ही कर दो। एडिटोरियल देखते हैं। ट्रबलिंग रिपीट, जो वही है, इसरो मस्ट बिगिन रिबिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स। तो वही है, C62 मिशन और C61 मिशन जो है ये दोनों फेल हुआ था। होगा ये कि अब इसरो जो है प्राइवेट पेलोड्स को भी लेके जा रहा है, मतलब प्राइवेट सैटेलाइट्स को भी लेके जा रहा है, तो वो मतलब क्रेडिबिलिटी घट जाएगा इसरो का, वो जो PSLV का है। तो उसी पे ये आर्टिकल दिया हुआ है। और इसमें एक चीज़ है कि जो C61 का जो फेल हुआ था और उस पर जो भी फाइंडिंग्स था उसको PMO में दे दिया था। उसके बाद उस पर कुछ हुआ नहीं, या वो पब्लिक में नहीं आया, पब्लिक डोमेन में। तो उसके बिना फिर C62 लॉन्च हुआ, वो भी फेल हो गया। तो उस पर थोड़ा अभी क्वेश्चन उठ रहा है इसरो पे। कट्स रेटिंग CBFC प्रोसीजर्स मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, हैव क्लियर टाइमलाइंस। इसमें दो मूवीज का नाम दिया हुआ है, एक है पराशक्ति और एक है जननायकन। इन दोनों को लास्ट मोमेंट पे इनमें कुछ कट्स करने के लिए कहा गया, जिसके कारण इनका जो रिलीज है वो डिले हो गया, उसी के ऊपर है। अ बिल दैट रीइमेजिन्स हायर एजुकेशन, ये IIT मद्रास के जो डायरेक्टर है V कामाकोटी, इन्होंने आर्टिकल लिखा है। ये बिल का नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। ये जो आर्टिकल है मेरे को बिल्कुल काम का नहीं लगा। अर्ली इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रेन, द की टू इंडियाज फ्यूचर, ये है कि बेसिकली आपको चाइल्ड केयर में, उसमें ये सब में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये भी मेरे को उतना कुछ लगा नहीं। वाई आर्टिकल 6 इज अ पावरफुल टूल फॉर इंडिया। आर्टिकल 6 क्या है बेसिकली? आर्टिकल 6 बात करता है कार्बन मार्केट्स का, तो उसी के ऊपर दिया हुआ है, कार्बन क्रेडिट्स और ये सब का। तो कल के टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो उसमें COP 29 और 26-30 पे आपको नोट्स मिलेगा, उसमें ये सब डिटेल में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सोलर पैनल्स यील्ड फार मोर एनर्जी पर एकड़ देन बायोफ्यूल्स, तो उस पर थोड़ा सा स्टडी दिया हुआ है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है और बायोफ्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ग्रीन एनर्जी में कि भाई इसी पे फोकस करो या उसी पे फोकस करो, आपको सब पे ही फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि एक कोई पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एनर्जी से आप पूरा निकाल लोगे जितना आपका डिमांड है। इसमें BMC इलेक्शन, द राइज ऑफ फ्लूइड अलायंसेस, सब इधर से उधर जा रहे हैं, शिवसेना और BJP कांग्रेस, तो उसी पे कुछ दिया हुआ है। हाउ ट्रम्प इज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, इसको हम देखे भी नहीं, क्योंकि हाँ भाई वायलेट तो कर ही रहा है। आप किसी देश में जाकर के अगर उसका जो प्रेसिडेंट है उसको किडनैप कर लोगे तो वायलेशन तो है ही। इफ डेटा इज द न्यू ऑयल, व्हाट डज दैट मेक डेटा सेंटर्स? डेटा सेंटर्स वैसे होते हैं जहाँ पे जो भी डेटा होता है वो स्टोर होता है। जैसे अगर यूट्यूब पे किसी का वीडियो है और आप उसको एक्सेस करते हो तो वो कहीं तो स्टोर किया हुआ है ना, तो वो कहीं डेटा सेंटर में स्टोर किया हुआ है। अब डेटा सेंटर्स का क्या है कि उसको कूलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो हीट बहुत जनरेट करता है। दूसरा, उनको अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये दो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं डेटा सेंटर से रिलेटेड, तो उसी पे आर्टिकल दिया हुआ है। जो आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, चाइनाज रिएक्टर पुशेस डेंसिटी लिमिट वाइडेंस पाथ टू पावर। देखिए ये जो है ये टोकामाक है। टोकामाक होता है ऐसा कोई भी डिवाइस जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो ये आर्टिकल बेसिकली ये है कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन ये लोग कर रहे थे, ये लोग करना चाह रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को, तो उसमें इन लोगों को एक प्रॉब्लम आ रहा था कि एक होता है प्लाज्मा डेंसिटी, कि कितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा हो तो डेंसिटी ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। लेकिन होता ये था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लाज्मा डेंसिटी के बाद वो जो प्लाज्मा होता था वो टोकामाक के वॉल से टकराने लगता था,
और उसके कारण उसमें इम्प्योरिटी आता था और जो फ्यूजन है वो हो नहीं पा रहा था। तो उसको हम लोग बोलते थे ग्रीन वर्ल्ड लिमिट। ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, ये यूपीएससी पूछ सकता है वन वर्ड एसोसिएशन में। ग्रीन वर्ल्ड लिमिट क्या है कि वो लिमिट जिसके बियॉन्ड अगर प्लाज्मा डेंसिटी जाएगा तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो रुक जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यूजन इसमें होने लगा है तो उसके बियॉन्ड ये स्टार्ट ही नहीं होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये लोग जो यूज कर रहे थे वॉल टंगस्टन का, उसमें टंगस्टन में थोड़ा लिथियम भी दे दिए, तो उसके कारण जो था लिथियम डेंसिटी पहले से थोड़ा ये लोग बढ़ा पाए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है द ईस्ट टीम। ईस्ट क्या है? ईस्ट वो टोकामाक, वो जो रिसर्च का टीम है उसको बोलते हैं, जो टोकामाक है उसका नाम है। रिपोर्टेड इट हैड अचीव्ड स्टेबल प्लाज्मास एट डेंसिटीज 1.3 into 1.65 ऑफ द लिमिट ऑफ व्हाट लिमिट ऑफ ग्रीन वर्ल्ड लिमिट। तो 1.3 मतलब क्या हुआ कि अगर 100 है ग्रीन वर्ल्ड लिमिट, फॉर एग्जांपल अगर मान ले कि 100 यूनिट है तो ये लोग 130 यूनिट से 165 यूनिट तक पहुंच गए हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके कारण जो फ्यूजन एनर्जी है वो बहुत करीब अब आ रहा है धीरे धीरे। इसमें आपको समझना है कि फ्यूजन एनर्जी क्या होता है। इसके पहले हम लोग फिजन एनर्जी समझ चुके हैं, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम समझ चुके हैं। आज देखते हैं फ्यूजन रिएक्शन क्या है। देखिए फिजन रिएक्शन में क्या होता है कि उसको न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है और जो एटम होता है वो स्प्लिट करता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये फ्यूजन है, मतलब जो न्यूक्लियाई होगा वो फ्यूज करेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगा। ये होता है सन के अंदर, सन का जो कोर है उसमें होता है फ्यूजन। वहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि जो रिपल्जन होता है न्यूक्लियाई में वो ख़त्म हो जाता है और वो एक दूसरे से फ्यूज करने लगते हैं। तो क्या है कि इन दिस सन में हाइड्रोजन फ्यूज करता है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को फ्यूज करने का। ये क्या होता है कि इन दिस लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस रिलीजिंग अ वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे इन सन्स कोर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई। द प्रोसेस रिक्वायर्स एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। कोई भी जो अगर पॉजिटिवली चार्ज है वो एक दूसरे को वो करेगा, रिपल्स करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर और इतना ज़्यादा वो प्रेशर रहता है कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करने लगते हैं। बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई अलाउइंग द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स टू बाइंड देम। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर है, उसमें से एक जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे सन कोर हैज अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा है। वो इतना ज़्यादा है कि वो जो न्यूक्लियाई में, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में जो रिपल्जन है वो उसको ख़त्म कर देता है और वो फ्यूज़ करने लगता है और हीलियम बन जाता है। अब ये टोकामाक डिवाइस क्या है? जहाँ पे भी आप देखिएगा टोकामाक ही यूज़ होता है। ये क्या होता है? इट इज़ अ डोनट शेप। डोनट होता है खाने का सामान होता है, इसका आप देख सकते हैं कैसा है। डोनट शेप डिवाइस दैट यूजेस पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स। पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा वो? अब प्लाज्मा है, प्लाज्मा बेसिकली जैसे ड्यूटेरियम और वो ले लिए ट्राइटियम, अब उसको बहुत ज़्यादा हीट कर दिए, बहुत ज़्यादा हीट किया, क्या करते गया तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लाज्मा में बन जाएगा, वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस और उसके बाद प्लाज्मा। तो वो प्लाज्मा जब बनता है तो वो बहुत वो होता है, स्टेबल नहीं रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ करते हैं। एमिंग टू अचीव न्यूक्लियर फ्यूजन यूजेज ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम टू फॉर्म हीलियम। ये दोनों कंबाइन करेंगे और हीलियम बनेगा। अभी कहाँ कहाँ मेनली जो ये है ये फ्यूजन रिएक्टर कहाँ कहाँ डेवलप हो रहे हैं? तो एक JET है, जॉइंट यूरोपियन टोरस, यूके में है। सबसे फेमस जो है वो ITER है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, फ्रांस। इस पे UPSC 2 बार क्वेश्चन पूछा है। और एक ये जिसमें ये न्यूज़ है वो है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, ये चाइना का है। तो आप समझिए इसमें क्या बेसिक जो आपको समझना है कि जो न्यूक्लियाई होंगे जो एक दूसरे को नॉर्मल कंडीशंस में रिपल्स करेंगे, वो अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसका नेचुरल जो एग्जाम्पल है वो है सन का कोर, जिसमें अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और उसको
वो उसके कारण वहाँ पे वो फ्यूजन करता है। और अर्थ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को फ्यूज करें और हीलियम बनाएं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज वही है, हाई टेम्परेचर मेंटेन करना। अगर आप उस टेम्परेचर पे आप चीज़ों को ले जाएंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर उसमें हल्का सा भी अगर कुछ, जैसे इसमें हो रहा था ये वाले में ईस्ट टोकामाक में, कि वो प्लाज्मा एक डेंसिटी के ऊपर अगर प्लाज्मा डालते थे तो वो वॉल से इम्प्योरिटी से टकराता था, इम्प्योरिटी बढ़ता था और वो ख़त्म हो जाता था। तो ये चैलेंज हम लोगों को ओवरकम करना है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो ये ज़ीरो कार्बन एमिशन है। मतलब अगर वर्ल्ड का देखें तो UNFCCC का टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। इंडिया का नेट ज़ीरो टारगेट है 2070 का। तो पूरे दुनिया में ही कार्बन का चल रहा है, कार्बन एमिशन का, तो उसमें ये ज़ीरो कार्बन एमिशन है, कुछ भी नहीं है। फिर कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन फिजन। फिजन में आप जितना एनर्जी प्रोड्यूस करोगे उससे कितना गुना ये बहुत ज़्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। फिर रॉ मटेरियल्स आर वाइडली अवेलेबल। अब ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, सब ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि यूरेनियम की तरह आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। फिर कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं है। जैसे उसमें जो फिजन रिएक्शन में आपको होता है कि आपको फिर उसको पानी में उसको वेस्ट को छोड़ना पड़ता है, फिर उसका डिस्पोजल में प्रॉब्लम होता है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई न्यूक्लियर मेल्टडाउन नहीं है। अब जैसे उसमें क्या होता है कि हीट बहुत ज़्यादा होता है और उसके कारण मेल्टडाउन का खतरा रहता है। इसमें क्या है कि जैसे ही वो हीट कम होगा तो वो रिएक्शन ही रुक जाएगा, इसमें कोई खतरा है ही नहीं। वो रिएक्शन होगा, वो स्टॉप हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा फ्यूजन। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, फ्यूजन रिएक्शन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रहा है। इसमें चाइना बहुत आगे है। और उसके अलावा एक ये ITFR है, ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। उसके बाद न्यूज़ में आते हैं। ये एक है कि इंडिया टू बी इनवाइटेड टू ज्वाइन US लेड इनिशिएटिव पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका क्या है कि छोटा सा वो, इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव टू बिल्ड अ सिक्योर, रेजिलियंट एंड इनोवेशन ड्रिवन सिलिकन सप्लाई चेन। अब देखिए सिलिकन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए। और इसको बाकी जो रिसोर्सेज हैं, बाकी जो मिनरल्स है उसके तरह चाइना इसको लगभग कंट्रोल करता है और इसका जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट कर सकता है। तो US अपना उसको बनाना चाह रहा है। तो जब पहला इसका इनॉग्रेट हुआ था समिट 2025 में, तो इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया था। अब लेकिन ये बोल रहे हैं कि इंडिया को टू बी इनवाइटेड, मतलब वो इनवाइट करेंगे, तो इंडिया ज्वाइन भी करेगा। इसके बाद गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स रिपोर्ट। अब देखिए कल आया था न्यूज़ की जो मोबाइल फोन्स का जो सोर्स कोड होता है और सिक्योरिटी पैच और कुछ कुछ, सरकार बोल रहा था कि भाई हम लोग को चाहिए। अब वो बोल रहा है कि ये तो ऐसा है ही नहीं, हमने कुछ बोला ही नहीं। मिसकंडक्ट ऑन ट्रेन, ये देखिए पॉक्सो आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फिर से आया है। सेफ्टी ऑफ विक्टिम्स पैरामाउंट व्हाइल कंसिडरिंग बेल इन पॉक्सो केसेस। कॉपी पेस्ट ऑर्डर, ये वांगचुक साहब जो वो उनको उन पे NSA लगा दिया, उनका भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी टीम मीट्स BJP लीडर्स। ममता राइट्स टू CEC, ये अपना SIR का इनका चल रहा है। अब देखिए एक रिटायर्ड वो हैं चीफ एडमिरल हैं नेवी के, अरुण प्रकाश, उनको भी चला गया है ये कि SIR का नोटिस। तो ये हो क्या रहा है ना कि ये लोग इतना रैंडमली या इतना ऐसे हैपहज़ार्ड मैनर में कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। और जब नाम वो हाईलाइट हो जाता है तब ये लोग माफ़ी मांग लेते हैं या कुछ छोटा मोटा बता देते हैं कि अरे स्पेलिंग का गलती था, एज का गलती था। इंडिया ब्लॉक कुकीज जो इसमें क्या इशू चल रहा है ना कि 8 जो कुकी जो मेंबर है ना, MLA है ना, वो भाजपा के हैं। तो बाकी जो भाजपा के नहीं है वो लोग बोल रहे हैं कि अगर ये लोग सरकार में आएंगे तो भाई कुछ हंगामा कर देंगे हम लोग। बस वही चल रहा है। अब कोई जो MP है वो प्रीमाइसेस में क्या हाउस के अंदर ही सिगरेट स्मोक कर रहे थे, तो उन पे कुछ वो चलने वाला है। कांग्रेस 6 प्रो, ये वाला जो न्यूज़ है ना, ये देखिए अहेड ऑफ बजट कांग्रेस रेजेस कंसर्न ओवर फिस्कल फेडरलिज्म एंड इनइक्वालिटी। ये न्यूज़ उतना ठीक है, कांग्रेस अपना बोल रहा है जो इनको बोलना है।
लेकिन हम लोगों को जो समझना है वो ये है, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। देखिए, सबसे पहले होता है टैक्सिंग पावर्स। टैक्सिंग पावर क्या है कि यूनियन लिस्ट, मतलब 7 शेड्यूल में दिया हुआ है कि टैक्सिंग पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर भी दिया हुआ है, उसी में टैक्सिंग पावर्स भी है कि कौन किसको क्या टैक्स लगा सकता है। तो लिस्ट 1 में दिया हुआ है यूनियन का और लिस्ट 2 में दिया हुआ है स्टेट्स का। यूनियन लगा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल है कि कॉरपोरेशन टैक्स लगाता है, इनकम टैक्स लगाता है। लिस्ट 2 मतलब स्टेट्स लगा सकते हैं, जैसे एक्साइज ऑन लिकर। लिकर अभी भी जीएसटी में नहीं है, वो बाहर है उससे, और इस पे एक्साइज लगता है। इसके अलावा वैट लगा सकता है स्टेट लिकर पे। यूनियन एक्साइज लगा सकता है इस पे लिकर नहीं, पेट्रोल के उस पे मैन्युफैक्चरिंग पे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, जैसे आपके पास आ गया रिवेन्यू है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो देखिए, आर्टिकल 269 बोलता है कि कुछ ऐसे होंगे टैक्सेस जो लेवाई करेगा और कलेक्ट करेगा यूनियन, लेकिन असाइन होगा वो स्टेट्स को। मतलब कि अगर उस टैक्स लगा हुआ है उसको बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट में आपको जाना पड़ेगा। फिर वो कलेक्ट करेगा यूनियन के ऑफिसर, सेंटर के ऑफिसर्स, लेकिन वो चले जाएगा स्टेट्स को। फिर ऐसे हैं 269A में कि लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जीएसटी के अंडर है कि इंटरस्टेट कॉमर्स में जो होगा वो लेवाई कौन करेगा और फिर चलेगा वो सेंटर और स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर ऐसे हैं जो टैक्सेस लेवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जो लेवाई होता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों के बीच में। फिर कुछ सरचार्ज के बारे में है कि सरचार्ज, जैसे यूनियन को पावर है कि किसी टैक्स पे सरचार्ज लगा सकता है, सेस लगा सकता है, तो वो स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो ऐसे 3-4 तरह के हैं आर्टिकल 269, 269(1), तो 269A सॉरी, ये सब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मेनली होता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। फाइनेंस कमीशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 280 के तहत वो उसका फॉर्मेशन होता है, या तो हर 5 साल में या उसके पहले भी राष्ट्रपति करते हैं, और उसके जो मेंबर्स का क्वालिफिकेशन है वो पार्लियामेंट तय करता है। तो ये बताता है कि भाई टैक्स डिवोल्यूशन क्या होगा, सेंटर को कितना जाएगा और स्टेट्स को कितना जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवोल्यूशन तो वो अभी है 41%, मतलब 59% यूनियन को जाता है और 41% स्टेट्स को जाता है। फिर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है कि जो स्टेट्स में किस स्टेट को कितना मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 41 रुपीज़ अगर 100 रुपीज़ है तो 59 रुपीज़ चला गया सेंटर को, 41 रुपीज़ रह गया स्टेट्स के लिए। अब उस 41 रुपीज़ में किस स्टेट को कितना रुपया मिलेगा वो फिर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है। दूसरा एक जीएसटी काउंसिल है, वो अपना डिटरमाइन, उसका अलग जो मैंडेट है वो आर्टिकल 279A में दिया हुआ है, वो भी डिटरमाइन करता है कि क्या होगा। जैसे अगर सेल हो रहा है कहाँ पे तो उसका टैक्स कहाँ जाएगा, इंटर स्टेट है तो वो टैक्स कैसे अलोकेट होगा, फिर टैक्स स्लैब्स क्या क्या होते हैं वो सब ये जीएसटी काउंसिल करता है। तीसरा मैटर है फाइनेंशियल रिलेशन में ग्रांट्स इन एड का, उसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 275। 275 क्या बोलता है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। तो ये किया जाता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अंदर। अगर आप वो पढ़िएगा फाइनेंस का आर्टिकल 280 अगर आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न ग्रांट्स इन स्टेट टू द स्टेट्स, ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स। ये उसमें है कि प्रेसिडेंट उनको बोलेंगे, जो फाइनेंस कमीशन है उसको बोलेंगे कि आप बताओगे प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स। तो वो आर्टिकल 275 के बारे में बात करते हैं। फिर एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट होता है आर्टिकल 282 के अंदर, ये यूनियन देता है अपने डिस्क्रिशन में। उसके बाद आता है बोरोइंग। बोरोइंग क्या है, सेंटर जो है बाहर से भी बोरो कर सकता है इंडिया के बाहर में, जिसको एक्सटर्नल बोरोइंग बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं या फॉरेन डेट बोलते हैं। वो आर्टिकल 292 के अंदर लिखा हुआ है, वो इंडिया के अंदर भी लोन ले सकता है यूनियन। दूसरा है कि ये स्टेट्स को लेंड भी कर सकता है, कि अगर किसी स्टेट को ज़रूरत है तो वो लेंड कर देगा। ये 266 के अंदर है, सॉरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 के अंदर है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्यों है, क्योंकि सेंटर केवल लेंड नहीं कर सकता है। अभी कोई स्टेट है जो लोन चाहता है कहीं और से, वो यूनियन से सेंटर से लोन नहीं चाह रहा है, वो कहीं और से लोन चाह रहा है, लेकिन उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो वो सिक्योरिटी वो यूनियन को बोलेगा कि भाई तुम जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसका सिक्योरिटी दे दो, तो वो भी यूनियन कर सकता है अगर चाहे तो।
स्टेट्स कहाँ से लेगा? तो स्टेट्स कैन ओनली टेक लोन्स विद इन इंडिया, वो बाहर से लोन नहीं ले सकते हैं। उसमें फिर दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे कैन नॉट रेज अ लोन विदाउट सेंटर्स अप्रूवल इफ दे हैव एन आउटस्टैंडिंग लोन विद द सेंटर, कि सेंटर के पास उनका लोन ऑलरेडी है कि हाँ वो मेरे को देना है सेंटर को, या जैसे यहाँ पे हम बोले कि सेंटर जो है वो दे सकता है सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अगर स्टेट्स के किसी लोन पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का सिक्योरिटी दिया है यूनियन ने, तो वो बिना सेंटर को पूछे लोन नहीं ले सकता है स्टेट। अभी के समय में ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव एन आउटस्टैंडिंग लोन विद द यूनियन। उसके बाद इमरजेंसी में भी कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी है तो प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस, या फ्रॉम होगा, फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है, फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स, मतलब कि जो फाइनेंस कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन है उसको वो बोल सकता है कि अभी रोक दो जब तक इमरजेंसी। और ये कब तक होगा? वो फाइनेंशियल ईयर में जब इमरजेंसी खत्म हुआ। फॉर एग्जांपल अगर इमरजेंसी लगता है 4 मई 2025 को, अब फाइनेंशियल ईयर चलना है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, 4 मई को लगता है और 12 अक्टूबर को ख़त्म हो जाता है। तो ये जो प्रेसिडेंट साहब ने ये जो भी कैंसिल किया है ये तब तक कब तक चलेगा? ये चलेगा 31 मार्च 2026 तक, जब तक वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म ना हो। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट्स रूल। तो उसमें लोकसभा और द प्रेसिडेंट व्हेन लोकसभा इज नॉट इन अ सेशन में ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो एक फिर हो गया इसमें फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लिखना भूल गए हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो पूरा ही चेंज हो जाता है कि यूनियन जो है उसको वो बोल सकता है कि भाई तुम खर्चा मत करो, तुम अपना एक्सपेंडिचर कम कर दो। और प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि जो स्टेट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनका सैलरी कम कर दो। इवन हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनका भी सैलरी कम किया जा सकता है। तो ये 5 चीज़ आप याद रखिएगा सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन में। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी होता है, लेजिस्लेटिव रिलेशन भी होता है। इसमें पहला है टैक्सिंग पावर्स, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, तीसरा है ग्रांट्स इन एड, चौथा है बोरोइंग, उसके बाद है इमरजेंसीज। इमरजेंसीज में 3 है, नेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंस इमरजेंसी। फाइनेंशियल वो यहाँ पे लिखना हम भूल गए हैं, वो भी होगा यहाँ पे। उसके अलावा देखते हैं कुछ और खास मेरे को आज लगा नहीं न्यूज़ में। ये आए हुए हैं मर्ज, ये जो हैं जर्मन चांसलर, ये वही न्यूज़ है कि व्हाट डू द 2 PSLV मिशन फेलियर्स इन अ रो मीन फॉर इसरो। ये आप लोग पढ़िएगा, ऐसे हम डिस्कस तो कर ही लिए हैं। ये मेन मैटर वही है कि जब C61 फेल हुआ उस पर जो फिर फाइंडिंग्स आया, वो फाइंडिंग जो PMO में गया उस पर क्या एक्शन लिया गया। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट है कि उस पर जो पेलोड था C61 का, उसमें बोल रहे हैं कि शायद कुछ कॉन्फिडेंशियल मतलब स्ट्रैटेजिक कुछ था, तो उसका नहीं चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आए। तो आर्ग्यूमेंट इस आर्टिकल में है कि अगर वो भी वैसा भी बात है तो जो पेलोड है उसके बारे में मत दो, जो फेलियर हुआ है उसका तो तुम बता सकते हो। जो स्टेज बार दोनों बार स्टेज 3 फेल हुआ है। यहाँ बंगाल में 2 निपा वायरस के केसेस मिले हैं। ये पूरा ऐसे ही है, TCS कंपनीज का यहाँ न्यूज़ है, कुछ नहीं है। फिर रीजनल में भी कुछ खास है नहीं। एक न्यूज़ मेरे को लगा था काम का, यहाँ पे इन अ फर्स्ट राजस्थान पंचायत गेट्स सर्टिफाइड फॉर गोइंग फुल्ली ऑर्गेनिक। अभी ऑर्गेनिक बेसिकली होता है कि आप जो भी जैसे फर्टिलाइज़र है या पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, ये सब आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो सिक्किम इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट था। वो अभी ये आया है कि ये एक नया राजस्थान में एक नया पंचायत है जो फुल्ली ऑर्गेनिक इनको सर्टिफाई किया गया है। तो इस सर्टिफिकेशन का भी एक प्रोसेस है, वो सरकार का अपना एक बॉडी है, वो सर्टिफाई करता है कि ऑर्गेनिक का दर्जा दिया जाए कि नहीं दिया जाए। उसके अलावा और आज कुछ काम का नहीं है, मेरे को ये इतना ही काम का लगा। दो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे को लगा वो ये था फ्यूजन रिएक्शन और सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। और हम PSLV और ये सब ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि कल ही हम उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। PSLV, GSLV और Mark 3
ह्यूमन रेटेड मार्क 3, वो सब कल ही डिस्कस किए थे, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। PYQ देखते हैं, ये देखिए, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ITER पे क्वेश्चन है 2016 में। इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स, व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया? इमीडिएट एडवांटेज क्या होगा? इट कैन यूज, पहला और एक बात की ABCD अगर रहे और आपको ए में ही आंसर मिल जाए तो भी आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे। इट कैन यूज थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर जनरेशन, ये दोनों थोरियम और यूरेनियम तो दोनों फिजन रिएक्शन का है। इट कैन अटेन अ ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन, तो कुछ है ही नहीं। इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स फिजन रिएक्टर इन पावर जनरेशन, ये ऑप्शन ए और सी लगभग सेम ही है। इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन, डी होगा इसका आंसर। देखिए ये आया 2016 में, फिर से 2000, ये 2025 का सवाल है, लास्ट ईयर आया है मेंस में। द फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया हैज स्टेडीली इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। मेंशन इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट फॉर फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी? तो आप देखिए कि 2016 में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है। ये सब टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको न्यूज़ में आएगा तभी वो पूछेगा, ये इन जनरल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों को पता रहना चाहिए। देख लीजिए दोनों है। फिर ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे 2023 में पूछा है। ये क्यों, ये अगर देखिए इसमें केवल वो ये नहीं पूछ रहा है कि आप मतलब ये वाला जो है वो GST से रिलेटेड है ये अमेंडमेंट, लेकिन ये आपको बस ये नहीं बोल रहा है कि आप GST के बारे में बताओ, ये आपको ये भी चाह रहा है कि आप ये वाला जानो, उसका बेसिस जानो, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, लेकिन आपको GST के बारे में सब पता है, तो आप ये नहीं लिख पाओगे। फिर ये 2025 में एक सवाल आया, एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट्स इन इंडिया, हाउ फार हैव द रीसेंट रिफॉर्म्स इंपैक्टेड द फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है, आप ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन रिपीट होता है, जो प्री में आता है वो मेंस में आता है, जो प्री में आता है वो फिर प्री में आता है, जो मेंस में आता है वो फिर न्यूक्लियर एनर्जी पे 2-3 बार यूपीएससी ये पूछ चुका है। इसको मिला करके पेपर 3 में साइंस एंड टेक में ये तीसरा सवाल है या चौथा सवाल है न्यूक्लियर एनर्जी पे, इंक्लूडिंग फिजन एंड फ्यूजन, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपको अगर वो इस पे चाहिए होगा लॉन्च व्हीकल्स पे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके अलावा COP 29 और 30 पे भी हम डाले थे नोट्स, उस पे भी आप वो भी आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।